नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात आजम खान की रिहाई में नए अड़ंगे की, क्योंकि 26 महीने से जेल में बंद आजम खान की रिहाई का इंतजार और ज्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि 8 साल पहले आजम खान का दिया एक बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। ये बयान 2014 का है, जिसको लेकर अब सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को नोटिस दिया है। आखिर कौन सा है वो बयान और क्यों आजम खान के लिए ये बयान उनकी रिहाई में रोड़ा बन सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। आजादी में फिर अड़ंगा। 2014 का बयान 2022 में घमासान। से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ जो मर गए आतंकवादी। बैक टू बैक केस, कैसे खत्म होगा जेल वाला फेस। छब्बीस महीनों से जेल में बंद आजम खान रिहाई की राह देख रहे हैं, लेकिन जब उनकी रिहाई की उम्मीद जगती है तो एक नई मुश्किल उन्हें घेर लेती है, क्योंकि 88 केस में से 87 में जमानत पा चुके आजम खान के लिए अब उन्हीं का 8 साल पुराना एक बयान मुसीबत बनता दिख रहा है। से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ जो मर गए आतंकवादी थे। बात उस वक्त की है, विवाद दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि आजम खान का ये बयान देश और समाज के लिए घातक है, उन्हें तलब कर दंडित किए जाने की जरूरत है। सन 2014 में जौहर विश्वविद्यालय में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, तो उसमें आजम खान से पूछा गया कि ये जो बर्थडे मनाया गया है इसका फंड कहाँ से आया। तो उन्होंने मीडिया वालों के सामने कहा कि ये तालिबानी आतंकी संगठनों द्वारा देश के बाहर से दिया गया है। उन्होंने इस आशय का कंप्लेंट दायर किया कि देशद्रोह की भी श्रेणी में आता है। तो इसी बात को लेकर सन 2014 में कंप्लेंट दायर किया गया था, जिसे माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 2016 में बिना पत्रावली सम्यक अवलोकन के और बिना पूरा साक्ष्य लिए खारिज कर दिया था, और उसी का रिवीजन ऑनरेबल सेशन कोर्ट में हमने किया है। हालांकि 4 जनवरी 2016 को तत्कालीन एसीजेएम पंचम की कोर्ट ने परिवार निरस्त कर दिया था, लेकिन उसके 6 महीने बाद ज्ञानेंद्र ने इस आदेश को जिला कोर्ट की अदालत में चुनौती दी। मतलब आजम खान के सामने एक नई मुश्किल खड़ी है, क्योंकि हाल ही में आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिली थी, पर जमानत से 3 दिन पहले दर्ज हुआ एक स्कूल के फर्जीवाड़े का केस उनकी रिहाई में रोड़ा बन गया। और अब जिस तरह उनका पुराना बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं आजम खान की रिहाई का इंतजार और लंबा तो नहीं हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बाबा बुलडोजर का तूफान, माफिया पल दो पल के मेहमान। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस गैंगस्टर यशपाल तोमर की कभी यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तूती बोलती थी, जिसमें नाम से लोग खौफ खाने लगते थे, वो अब खुद खौफ खा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने यशपाल तोमर के सपने के महल पर बुलडोजर चलाकर उसे जमीन में मिला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर पर बुलडोजर का वार, अवैध कब्जे पर सबसे बड़ा प्रहार। यशपाल तोमर के काले कारनामों का हिसाब, खुल गई न्याय की बुलडोजर वाली किताब। ढह गया गैंगस्टर यशपाल तोमर के सपनों का महल, मिट्टी में मिल गई यशपाल तोमर की पाप की दुनिया, क्योंकि यशपाल तोमर की काली कमाई पर एक नहीं दो बुलडोजर गरजे हैं, और मेरठ से बड़ी कमिश्नरी बनाने का सपना सीएम योगी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। मतलब आज की रात गैंगस्टर यशपाल तोमर सो नहीं पाएगा, क्योंकि पाप की कमाई पर महल बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया है।
क्योंकि इस बार बुलडोजर यशपाल तोमर के होम ग्राउंड बागपत में चला है और गांव बरवाला में तालाब की जमीन पर कब्जा करके जिस महल को खड़ा किया, आज उसका पूरा हिसाब कर दिया है। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर से न कोई माफिया बचा है और न कोई बचेगा, तो फिर यशपाल तोमर की हैसियत ही क्या है। गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक के बाद एक योगी राज में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर के बरवाला गांव में जो निर्माणाधीन महल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, आज उस पर जो बाबा का बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बागपत के बरवाला में जिस महल को पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा था, उसे ताश के पत्तों की तरह ढाक दिया गया। यहाँ तालाब की करीब 40 बीघा जमीन है, जिसमें से करीब 2.5 बीघा जमीन घेरकर यशपाल ने अपने सपनों की कमिश्नरी बना डाली। बेशकीमती लकड़ी की चौखटों से हवादार महल खड़ा कर दिया। यहाँ सीमेंट का इस्तेमाल करने के बजाय चूने से ईंटों की चिनाई की गई। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन इस महल को एक दिन तो ढहना ही था, क्योंकि इसे काली कमाई से जो बनाया गया था, जिसे ढाहने के लिए शुरू में एक बुलडोजर चला और फिर दूसरा भी बुला लिया गया। ये देखिए कि इस आलीशान निर्माणाधीन महल में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो ईंटें हैं उन ईंटों को चूने से चिना गया और बेशकीमती लकड़ी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और आज इस पर देखिए, क्योंकि तालाब की जमीन पर कब्जा करके यशपाल तोमर ने इस महल का जो निर्माण है वो शुरू कराया था। उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद गैंगस्टर यशपाल तोमर के माया जाल में जो फंसा, उसे कोई नहीं बचा पाया। यशपाल तोमर ने अपने गांव बरवाला में अपने रसूख को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक ऐसे महल का निर्माण शुरू किया जो मेरठ कमिश्नरी जैसा दिखे। जब लोग यहाँ आए तो ऐसा लगे जैसे किसी अधिकारी का बंगला हो, लेकिन तालाब की जमीन पर बनाए जा रहे इस बंगले का नामो निशान एक दिन मिट जाएगा, यह खुद यशपाल तोमर ने भी नहीं सोचा था। जो तहसील की टीम ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता लगा कि ज्यादातर जो महल है वो पूरा ही तालाब की जमीन कब्जा करके यहाँ पर बनाया गया है और आज उसकी एक एक ईंट को ये बुलडोजर यहाँ पर गिराएगा, पूरा हिसाब यहाँ पर लेगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर कि देखिए आधा जो हिस्सा है वो इधर यहाँ का गिर गया है। मिट्टी के ढेर में तब्दील इस महल की चर्चा कभी बागपत ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों तक होती थी। बागपत और खासकर बरवाला गांव के लोग इसे कमिश्नरी कहते थे, लेकिन यशपाल के बुरे दिन शुरू होते ही इस महल के भी बुरे दिन शुरू हो गए। गैंगस्टर यशपाल तोमर के निर्माणाधीन महल को ढाने के लिए एक दूसरा बुलडोजर भी बुला लिया गया है और दूसरे बुलडोजर ने भी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। पहले जो इस महल की हैं वो बाहर की दीवारें तोड़ी गई, लेंटर तोड़े गए और उसके बाद देखिए कि ऊपर की तरफ अब ये जो बुलडोजर है वो वहाँ चढ़ गया है और जो बाकी लेंटर और बहुत सारे जो लॉबी और कमरे बने हुए हैं, अब उनकी दीवारों को गिराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यशपाल तोमर वो गैंगस्टर है जो हनी ट्रैप करके लोगों को अपनी जाल में फंसाता था और फिर औने पौने दाम पर उनकी जमीन कब्जा कर लेता था। इसके लिए उसने पूरा एक गैंग बना रखा था जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर यशपाल तोमर ने जो डोंगरीला बनाई उसका ये हश्र होगा, ये खुद उसने भी नहीं सोचा था। पहले हरिद्वार पुलिस ने तोमर की 153 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर पहला झटका दिया। दूसरा झटका बागपत में करीब 92 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करके दिया और तीसरा झटका मेरठ पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमीन कुर्क करके दिया। लेकिन तोमर को चौथा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सपनों का महल धराशायी हो गया। ऐसा है, इस शख्स का नाम यशपाल तोमर है और ये गैंगस्टर है। इसकी कुछ दिन पूर्व भी
संपत्ति जो कृषि भूमि है और प्लॉट वगैरह हैं वो कुर्क की गई हैं। उसके बाद ये उप जिलाधिकारी बड़ौद के अनुसार जिसको इसने अवैध निर्माण कर रखा था उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। मतलब एकदम साफ है, जो पाप यशपाल तोमर ने किया अब उसका फाइनल हिसाब हो गया है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा यशपाल तोमर को अजीज थी अब उसे इस दुनिया से मिटा दिया गया है। तोमर पर हुई ये कार्रवाई गवाह है इस बात का कि ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं। एबीपी गंगा के लिए बागपत से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात ज्ञानवापी की तीसरी कसम की। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर लगातार दूसरे दिन आज भी सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान कई ऐसे हिस्सों की वीडियोग्राफी हुई जिसको लेकर याचिकाकर्ता का दावा रहा है कि ये प्राचीन श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा है। सर्वे के दौरान दोनों पक्षकारों के बीच मतभेद भी पैदा हुए, जिस पर मौके पर मौजूद आला अधिकारियों को मिल बैठकर मामले को शांत कराना पड़ा। तो वहीं कुछ ऐसे भी मौके आए जब सर्वे को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। आखिर दूसरे दिन के सर्वे में क्या खास बातें निकलकर सामने आई, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी परिसर का लगातार दूसरे दिन सर्वे। विवादित परिसर के बेहद अहम हिस्से का हुआ सर्वे। परिसर की दीवार के बड़े हिस्से का सर्वे पूरा। मंदिर के किनारे किनारे का हिस्सा, अगर बात करें ज्ञानवापी परिसर के किनारे किनारे का हिस्सा, गुंबद का हिस्सा, इसका सर्वे हुआ। बड़े नंदी की मूर्ति का हुआ सर्वे। आज जो सर्वे हुआ है वो मंदिर में जो ज्ञानवापी परिसर के बाहर जो बड़े नंदी मौजूद है उनका सर्वे हुआ है। तहखाने के ऊपरी हिस्से की हुई वीडियोग्राफी। गुंबद का हुआ सर्वे। पहले तल की हुई वीडियोग्राफी। शनिवार को दूसरे दौर के सर्वे का पहला दिन था। रविवार को दूसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है और अब सर्वे के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। इसमें भी सिर्फ सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का ही वक्त है। यानी अब सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन के पास सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। 17 मई को अदालत में कोर्ट कमीशन को पूरी रिपोर्ट पेश करनी है। कागजी कार्रवाई के बाबत कमिश्नर महोदय ही अपना रिपोर्ट दे पाएंगे। तो क्या कल भी वीडियोग्राफी होती रहेगी? हाँ, कमिश्नर महोदय में जो विशाल सिंह जी हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अंदर कई लोग हैं और जैसे अजय मिश्रा भी हैं, अजय सिंह भी हैं, तो लोग अपना तैयार करेंगे। उनसे हम उसे बता पाएंगे क्या कर रहे हैं वो। कमीशन कार्रवाई ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कार्रवाई माना जाए। अब कल कौन देखा है यार क्या होगा, माना जाए कल हो जाएगा। सोमवार को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की अगुवाई में कोर्ट कमीशन एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित परिसर में जाएगा और इस दौरान सूत्रों की माने तो पश्चिमी दीवार के नीचे के कमरे, जिसे व्यास जी का कमरा कहा जाता है, टीम इसका जायजा लेगी। रविवार को इस कमरे की साफ सफाई का काम पूरा करवा लिया गया। सर सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस अब अभी हम लोगों से कुछ भी मत पूछिए, जो कुछ बताएंगे आगे समय बताएगा। सर कमिश्नर महोदय जो कुछ भी आदेश देंगे वो हम लोग शूट करेंगे। हाँ, शूट करने के बाद मेमोरी कार्ड हम लोग जमा कर देते हैं, वहीं का वहीं रोज नया मेमोरी कार्ड लेते हैं और वहाँ जमा कर देते हैं। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने 12 मई को सर्वे पर रोक लगाने की मांग के मस्जिद पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने पूरे परिसर के सर्वे के आदेश दिए थे। यहाँ तक कहा था कि अगर इसमें कोई बाधा डाले तो उस पर फौरन FIR दर्ज कर सख्त एक्शन लिया जाए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब तक के सर्वे में ज्ञानवापी के विवादित परिसर के ज्यादातर हिस्से की वीडियोग्राफी हो चुकी है। रविवार को इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद की नौबत भी आई, जिसे अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर फौरन सुलझा लिया। इस दौरान कुछ देर तक सर्वे का काम भी रुका रहा।
कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन प्रशासन वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो बाधाएं स्थल पे मौके पे जो कुछ रहती है वो थोड़ा सा नेचुरल, वो तो रहेगा, वो तो थोड़ा सा रहता है जो है, उसके वजह से टाइम लग रहा है। अब वो टाइम आधा घंटा, हाँ 12 बजे के बाद नहीं 12 बजे के बाद नहीं हुआ, 12 बजे खत्म हो गया है। 3 कोर्ट कमिश्नर और सभी पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे का काम हुआ। इस दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। विवादित परिसर के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। एहतियातन ज्ञानवापी के संयुक्त द्वार नंबर 4 से श्रद्धालुओं के परिसर के भीतर जाने पर 4 घंटे तक रोक रही। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए भक्तों को ढूंढीराज गणेश और गंगा नदी गेट के जरिए मंदिर तक भेजा गया। इस दौरान तमाम आला अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहे। प्रशासन की तरफ से कोर्ट कमीशन की मांग के मुताबिक तमाम जरूरी सामान मुहैया करवाए गए। मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों में रोशनी का खास इंतजाम करवाया गया। सूचना विभाग के वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर मौजूद रहे। प्राधिकरण के ड्राफ्ट्समैन भी यहां तैनात रहे। तहसील के राजस्व कर्मचारी भी मौजूद रहे। जरूरी तादाद में मजदूरों का भी प्रशासन ने इंतजाम किया था। कोर्ट कमीशन ने रविवार के सर्वे के बाद ये तय किया कि सोमवार को भी ज्ञानवापी के भीतर सर्वे का काम जारी रहेगा। सुबह 8 बजे एक बार फिर सभी पक्षकार मौके पर पहुंचेंगे। कल भी कार्रवाई चलेगी, वो हाँ सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर तीसरे दिन के सर्वे में कोर्ट कमीशन को यहां से कौन से ऐसे सबूत मिलते हैं जिसकी श्रृंगार गौरी केस में बड़ी भूमिका हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और मोहम्मद मोइन के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और अब बात विकास का बुद्ध संकल्प। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर और नेपाल की धरती से भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा का ये मौका बेहद खास है और साथ ही खास है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भी। प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हर एक खबर, हर एक तस्वीर हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का दौरा। कुशीनगर और नेपाल से भगवान बुद्ध को प्रणाम। नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे पीएम। लुम्बिनी से कुशीनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर करेंगे विशेष पूजा। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी भगवान बुद्ध को नमन करने कुशीनगर आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का ये दिन बेहद खास है और ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री इस दिन कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर पूजन अर्चन के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और पूजा के विशेष इंतजाम किए गए। यह पहली बार है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा बंदन करने के लिए आ रहे हैं और पूरी दुनिया को मैत्री और करुणा का संदेश देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए कुशीनगर भिक्षु संघ तत्पर है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण शैया में लेटी हुई प्रतिमा का वो दर्शन करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी का मंदिर में प्रवेश होगा तो जो उपस्थित भिक्षु लोग हैं प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कुशीनगर से पहले पीएम मोदी नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी जाएंगे। हालांकि पीएम नेपाल के भैरवा में चीन की ओर से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे, बल्कि कुशीनगर से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर
सीधे लुम्बिनी जाएगा। अब आपको पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम बताते हैं। कल दिल्ली से सुबह 8 बजे विशेष विमान से कुशीनगर रवाना होंगे पीएम मोदी। सुबह 9:20 पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। सुबह 9:25 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से नेपाल के लुम्बिनी के लिए उड़ान भरेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपनी नेपाल यात्रा के दौरान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचेंगे और कल ही लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, जिसे यहां के प्रधानमंत्री करेंगे। और उसके पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। बाईं ओर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और इसका कल इनॉग्रेशन किया जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट पर नहीं आएंगे, बल्कि उनका विमान सीधे दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट पर जाएगा और वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, जो भैरवा में स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट में आप देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हैं। यहां अधिकारियों की पूरी टीम निरीक्षण कर रही है, दौरे कर रही है, सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे पीएम मोदी और यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नेपाल के लुम्बिनी से शाम 4:05 पर पीएम मोदी कुशीनगर पहुंचेंगे। शाम 4:20 पर पीएम मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे तक मंदिर में ही रहकर पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी और शाम 4:50 पर कुशीनगर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। लखनऊ में कालिदास मार्ग पर शाम 6 बजे से 6:45 तक का वक्त रिजर्व रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी खास लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। शाम 6:45 से रात 9 बजे तक योगी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी अहम बैठक करेंगे और रात 9:05 पर कालिदास मार्ग से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी और रात 9:30 बजे पीएम मोदी लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम है। मौका बुद्ध पूर्णिमा का है और देखने वाली बात ये होगी कि मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की धरती से पीएम मोदी क्या संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।